हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि अच्छे होंगे। और आज हमारी क्लास हो रही है परासरण दाब के ऊपर। इसके पहले की क्लास में हमने सीखा है कि परासरण क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। लेकिन आज हम सीखेंगे परासरण दाब किसे कहते हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल जो हमारे कक्षा 12 में जो आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, उनको कैसे हम लोग हल कर सकते हैं। तमाम सवालों के जवाब आपके इसी और एक वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आइए पूरा ध्यान से देखिए, और क्लास शुरू करने से पहले अपने हाथ में एक पेन और एक पेपर लेके बैठिए। तो शुरू करते हैं। परासरण दाब किसे कहते हैं, आइए इसकी परिभाषा क्या होती है। यदि आपको बोर्ड की परीक्षा में परिभाषा लिखने के लिए दी जाती है तो आप कैसे लिख सकते हैं। अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाए गए आवश्यक बाह्य बल को परासरण दाब कहते हैं। क्या होता है परासरण दाब। जैसे कि जब हमने अंगूर को पानी में डाला तो क्या हुआ, कोई प्रक्रिया नहीं हुई। जैसे अंगूर को हमने सांद्र विलयन में डाला, नमक के घोल में डाला तो वह पिचक जाता है। अंडे को HCl के विलयन में डाल दिया तो उसका बाहरी छिलका निकल जाता है। इसी प्रकार चना, दाल, किशमिश, इन सभी चीज़ों को जब हम पानी में डालते हैं तब फूल जाती हैं। इसका क्या रीज़न होता है और हमें क्या चाहिए इन सभी प्रक्रियाओं को रोकने के लिए एक युक्ति निकाली जाती है। जो ये फूला फाली वाली प्रक्रियाएं होती हैं उनको रोकने के लिए एक युक्ति निकाली जाती है, जिसे कहते हैं परासरण दाब। जो अर्ध परागम्य झिल्ली होती है ना, इस झिल्ली के ऊपर कुछ दाब डालते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं। जिससे ये प्रक्रिया, परासरण का मतलब फूलना, फालना, सिकुड़ना, ये कुछ होना। ठीक है। अर्ध परागम्य झिल्ली द्वारा विलयन से पृथक किए गए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए लगाए गए अवश्य बाह्य बल को परासरण दाब कहते हैं। क्या होता है, इधर हमारे पास में क्या आता है, इधर हमारे पास एक टैंक होता है और ये इसमें लिकाड़ होती है। ठीक है। इसे कहते हैं अर्ध परागम्य झिल्ली। क्या कहते हैं, अर्ध परागम्य झिल्ली। तो क्या होता है, इधर हमने कल की क्लास में आप सभी को बताया था, इधर जो विलायक होते हैं और इधर जो होते हैं जिसमें सांद्रता अधिक होती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए दूर दूर पार्टिकल से यहाँ पे नज़दीक है, तो क्या होता है, ये वाले पार्टिकल इसमें मिल जाना चाहते हैं। कल की क्लास में हमने ये भी सीखा है कि जो हमारे दैनिक जीवन में जिसके अंदर सांद्रता ज़्यादा होती है वो दूसरों को खींचने की क्षमता रखते हैं। जैसे हमारे सूर्य के पास लाखों पृथ्वियाँ आ सकती हैं। कैसे समझते हैं, जैसे हमारा सूर्य जो है वायुमंडल का एक तारा है। ठीक है। और इसमें हमारी पृथ्वी जो होती है, ये हमारा सूर्य हो गया, क्या हो गया, सूर्य, और ये हमारी हो गई पृथ्वी। तो सूर्य के अंदर लाखों पृथ्वियाँ आ सकती है। तो इसकी सांद्रता होगी ना, इसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई, पृथ्वी की कम हो गई, तो ये अपने पास खींचने की क्षमता रखता है। और उसी क्षमता के कारण ही तो पृथ्वी इसके चक्कर लगाती है। और उसी चक्कर में, उसी की देख रेख में यहाँ क्या होता है, जिसकी सांद्रता ज़्यादा होती है कम सांद्रता वाले को खींचने की क्षमता रखता है। और यही कार्य रोकने के लिए क्या किया जाता है, इसी खींचा खांची वाला कार्य रोकने के लिए जो अर्ध परागम्य झिल्ली होती है उस पर हम लोग एक प्रेशर डालते हैं, एक दाब डालते हैं, जिससे कि ये प्रक्रिया अपना कार्य करना बंद कर दे। बस उसी को परासरण दाब कहते हैं। आशा है कि समझ में आ गया होगा। जैसे कि क्या होता है, एक बालक होता है मंटो, एक बच्चा होता है, इसका नाम होता है मंटो, और ये बहुत शैतान टाइप का बच्चा होता है और बाकी ये लड़कों को मारपीट करता है। ठीक है, अन्य बच्चों के साथ मारपीट करता है। तो क्या होता है, जो इनके
पेरेंट्स होंगे, घर वाले होंगे, तो इसके जो मंटू के पापा के पास शिकायत लेके जाएंगे कि तुम्हारा बेटा नालायक है, मेरे बच्चों को मारता है। तब इनके पापा जी क्या करेंगे, मंटू के ऊपर एक दाब डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, डांटेंगे, कहेंगे कि ऐसे कार्य गलत हैं और ये काम लड़ाई झगड़ा वाला मत करो। तो उसी प्रकार से जो इसके ऊपर हम लोग इस प्रक्रिया को रोकने के लिए दाब डालते हैं, उसे परासरण दाब कहते हैं। आइए आगे परासरण दाब की परिभाषाएं क्या होती हैं हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं। परासरण दाब दिए गए ताप पर मोलरता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब ये मोलरता क्या होती है, आपने इससे पहले की क्लासें नहीं पढ़ी तो हमारे चैनल पे ही सारी क्लासें उपलब्ध है, जाइए और चेक करिए, पढ़िए। तो मोलरता क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये परासरण दाब है ना, इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से। जहाँ कहीं भी परासरण दाब लिखा आ जाए, परासरण दाब पाई बराबर परासरण दाब, पाई बराबर परासरण दाब होता है। ठीक है, तो पाई जहाँ पे लिखा आ जाए समझ लेना परासरण दाब लिखा है। तो परासरण दाब दिए गए ताप पर मोलरता के समानुपाती होता है। अब मोलरता को क्या कैपिटल एम से हम लोग दर्शाते थे, बिल्कुल, और आर टी, ठीक है, ताप पर दिए गए मोलरता के ताप पर। तो हमारा परासरण दाब का सूत्र क्या बन जाता है, पाई बराबर एम आर टी। ठीक है, यहाँ पे यम क्या है, यम यहाँ पे है मोलरता, मोलरता, और उसी के साथ ही साथ जो आप आर देख रहे हैं, आर यहाँ पे क्या है, गैसीय नियतांक, क्या है, गैस नियतांक, आर क्या हो गया हमारा, गैस नियतांक हो गया। टी क्या हो गया, टी यहाँ पे तापमान हो गया, टेम्परेचर, तापमान हो गया। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारे पास निकल के आ जाता है। जब इसी यम को हम लोग आगे जब ले जाके वेरीफाई करते हैं, तब हमें कुछ और जानने को मिलता है। वो क्या चीज़ होती है, जब हम यम को आगे देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो क्या होता है, मोलरता, मोलरता होती क्या है, मोलरता होती है मोलों की संख्या। क्या होती है, मोलों की संख्या। जब गहराई से देखते हैं तब पता चलता है मोलों की संख्या, और अपॉन में आयतन होता है, आयतन। ठीक है, ऊपर तो होती है मोलों की संख्या और नीचे होता है आयतन। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, यम इज इक्वल टू क्या होता है, यम बराबर एन बटे वी। बी को वॉल्यूम कहते हैं, वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं। तब परासरण दाब क्या होगा, तब इस, अब पहले तो इस आधार पे देखा तो परासरण दाब पाई बराबर एम आर टी हो गया, लेकिन जब इस आधार पे देखेंगे मोलों की संख्या बराबर, तब हमें क्या निकल के आता है, यदि हम यम को यहाँ से रिमूव करना चाहें, यम को हटाना चाहें, तो एन बटे वी लिख सकते हैं। यम बराबर एन बटे वी होता है, तो यम बराबर एन बटे वी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए पाई बराबर, अब यम बराबर क्या हो गया, एन, पहले तो एम आर टी था, तो क्या हो गया, एन बटे वी, क्या हो जाएगा, एन बटे वी, बिल्कुल सही। और आगे क्या बचा है, आर टी बचा है, क्या इस आर टी को लिख सकते हैं, आर टी हो जाएगा। ये हमारे पास गणितीय सूत्र आ जाता है। परंतु 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 लेकिन परंतु क्या आगे लग जाता है, क्या ये हमारे सवालों को हल करने के लिए पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है। आगे क्या होता है, परंतु मोलों की संख्या क्या होती है, जब मोलों की संख्या आगे हम लोग पता करते हैं, तब कहीं पे हमें क्या लिखा मिल गया, एक जगह पे देखा तो हमें मिल गया परंतु, क्या मिला, परंतु क्या होता है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, परंतु मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, भार बटे अणुभार होता है। हाँ ठीक है, बात तुम्हारी भी सही है, अणुभार होता है। तब हमें भार बटे अणुभार होता है, तब इसके लिए हमें सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, जब इसकी हमने आगे व्याख्या करते हैं तो भार बटे अणुभार लिखने को मिल जाता है।
तब हम इसे कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। पाई क्या हो गया, परासरण दाब हो गया, बराबर डब्ल्यू, भाई डब्ल्यू क्या होता है, विलय होता है, कितनी चीज मिलाई जा रही है। यम, यम क्या होता है, इसके मोलों की संख्या कितनी है। आर क्या होता है, गैसीय नियतांक होता है, और टी तापमान होता है, और ए वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम किस में लिखा जाता है, आयतन में लिखा जाता है। आशा है कि इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए इसी के ऊपर एक हम लोग न्यूमेरिकल को हल करने की कोशिश करते हैं, कैसे सवाल आते हैं और कैसे हम लोग उनको हल कर सकते हैं। तो ऊपर वाली चीज मिटा दे। एक हमारे पास प्रश्न है, 30 डिग्री तापमान पर, क्या है, 30 डिग्री सी पर यूरिया के 30 डिग्री सी पर यूरिया के तो हमारे पास प्रश्न आता है, वो प्रश्न इसी चीज के आधार पे आता है, हम लोग उसको कैसे हल करते हैं। जैसे कि एक प्रश्न दिया गया है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया के 3% विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए। कितने, 3% विलयन के परासरण दाब की गणना करनी है। आगे संख्या क्या दे रखे, विलयन का नियतांक जो आर का मान है 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन मोल इनवर्स है। ठीक है, यूरिया का अणुभार 60 दे रखा है। तो गणना किस चीज की करनी है, हमें गणना करनी है, और किसकी करनी है, 30% यूरिया की गणना करनी है। तो 30% यूरिया की गणना तो किस प्रकार से हम लोग 3% यूरिया की गणना करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया क्या गया है, यहाँ पे दे रखा है, उसके चीज़ में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। 100 मिली बिलियन में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, 100। यदि हम 100 मानते हैं, 100 मिली बिलियन में यूरिया कितनी होती है, 100 मिली बिलियन में यूरिया होती है हमारे पास, कितनी होगी, 100 मिली में यूरिया होगी 3 ग्राम। टोटल हमारे पास 100 होता है, 100 में से 3 गया तो 3 ग्राम यूरिया होगी, और 97% और कोई चीज़ हो गई। ठीक है, यूरिया के 3% विलयन के परासरण दाब की गणना करनी है, तो 3 ग्राम हो गई। यदि हम 1000 को मानते हैं, 1000 मानते हैं, तो 30 ग्राम हो जाती है, 30 ग्राम हो जाती है यूरिया। ठीक है, और यहाँ पे आर का मान कितना दे रखे हैं, आर का मान 0.0821 दे रखा है, और तापमान आपको पता है, तापमान टी का मान दे रखा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें आंसर चाहिए केल्विन में। ध्यान रखिएगा, आंसर सदैव केल्विन में निकाला जाता है। तो ये तापमान जो आपको दे रखा है, तापमान सेंटीग्रेड से केल्विन में जोड़ने के लिए प्लस 273 जोड़ देते हैं। तो 273 केल्विन होता है, तो केल्विन को जोड़ देते हैं। जैसे ही हमने 273 में 30 को जोड़ा, तो हमारे पास 303 आ गया तापमान। ठीक है, तो आइए पाई पुट कर देते हैं सूत्र, क्या करते हैं, सूत्र इसका लगा देते हैं सूत्र। तो कैसे हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, सबसे पहले इसको कर देते हैं रिमूव, उसके बाद में करते हैं सवाल को हल। सबसे पहले हम लोग लगाते हैं सूत्र, पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर हमारे पास निकल के आता है डब्ल्यू एम गुणे आर गुणे टी, यही होता है ना। और नीचे क्या होता है, विलायक होता है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है 1000, हम लोग मान लेते हैं। कैसे हम लोग इसे हल करते हैं, डब्ल्यू विलायक यहाँ पे कितना है हमारे पास, आप सभी को पता है, विलायक 30 ग्राम है। ये हमने 1000 को मायने रखते हुए 30 ग्राम निकाल लिया। ठीक है, तो 30 ग्राम हमारे पास विलायक आ जाता है। उसके साथ ही साथ पाई बराबर 30, और उसके साथ ही साथ यूरिया का जो यम का मतलब होता है अणुभार लिखा जाता है, और यूरिया का अणुभार 60 होता है। और 60 के बाद में आर का मान कितना दे रखा होता है, आर का मान हमारे पास 0.0821 देते हैं।
और तापमान आप सभी को पता है कहाँ गया, टी का मान यहीं पे अभी निकाला था 300 आ जाता है, 303 ये तापमान आ जाता है। तो हमारे पास आगे क्या होता है, आगे इसको गुणा करने की बात आती है। तो गुणा हम लोग कैसे करते हैं, और टोटल 60 एकम 60 दूना, और फिर उसके बाद में हम लोग इसको आगे जब सॉल्व करते तो पॉइंटों में हमारा आंसर जाएगा। टोटल इसको हल करोगे ना, इसकी गुणा कर लोगे, इसकी गुणा करेंगे 0.0821 गुणे 303/2। जब इसको 2 से भाग हम लोग करते हैं तब 12.44 वायुमंडल ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाते। इसके आगे की क्लास में और भी, आज की क्लास यहीं पे करते हैं इंड, और इसके बाद में एक परासरण दाब के ऊपर और क्लास होने वाली, उसमें हम लोग जानेंगे किस वैज्ञानिक ने, रसायन शास्त्री ने अपने नियम में क्या बताया, किस प्रकार से आगे की कहानी क्या है, आगे की जर्नी कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि दूसरे लोगों की भी मदद हो सके। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद।